ओके, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, और किसी को अगर नहीं समझ आएगा तो अनम्यूट कर कर पूछ लेना। किसी को अगर नहीं समझ आएगा तो अनम्यूट करके पूछ लेना। क्या चीज, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, जो बोले जाएंगे वो लिखना, ठीक है। और जो तुम्हें लगेगा इंपॉर्टेंट है वो लिखना, ठीक है। एमसीक्यू यहीं से बिल्डअप होते हैं। ओके, यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस टू अ स्टडी ऑफ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? इंडिविजुअल की स्टडी करना, ठीक है। डिमांड और सप्लाई की बात करना, वो हो गया बेसिक स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दिस चैप्टर बिगिन बाय गिविंग यू अ सिंप्लीफाइड अकाउंट हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट यू हैव नोन। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हें ये बताएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों डिफरेंट डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। Those of you who will choose later to specialize in economics for higher study will know about the more complex analysis that are used economists to study the macroeconomics today. ठीक है, और आजकल इकोनॉमिक्स का तो इतना बड़ा लेवल हो गया है, ठीक है, कि हर चीज में इकोनॉमिक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और विदाउट इकोनॉमिक्स हम कोई चीज डिसाइड ही नहीं कर पाते, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हें ये एनालिसिस कर कर बता देगा कि इन फ्यूचर जो कंज्यूमर है या एज अ होल इकोनॉमी है वो कैसे चीजों की डिमांड करने वाला है। बट द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वुड रिमेन द सेम, एंड यू विल फाइंड दैट दीज आर एक्चुअली द ब्रॉड इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट आर कंसर्न ऑल सिटीजन। मतलब बात तो वही चीज कर रहा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले की, लेकिन वो एक एग्रीगेट मैनर में बात कर रहा होता है कि एज अ होल हर कोई कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, विल द प्राइस एज अ होल राइज और कम डाउन। ठीक है, कि प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा। इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री एज अ होल और सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बेटर और इट्स वर्सनिंग। पहला क्या हो गया? प्राइस की बात हो गई। दूसरा क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। वट वुड बी द रीजनेबल इंडिकेटर टू शो दैट इकोनॉमी इज बेटर और वर्स? जो तुमने जीडीपी पढ़ रखा है, नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपीएफसी, ठीक है, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। व्हाट स्टेप्स इफ एनी कैन स्टेट टेक और दी पीपल आस्क फॉर इन ऑर्डर टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी? जो गवर्नमेंट की बात होती है, और गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी को देखकर डिसीजन लेता है। These are the kind of questions that make us think about the health of the country's economy as a whole. तो क्या क्या होता है? प्राइस, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट का डिसीजन। प्राइस, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट का डिसीजन, ठीक है। These questions are dealt with a macroeconomics at different level of complexity. ठीक है, in this book you will be introduced to some of the basic principle of macroeconomics analysis. The principle will be stated as far as possible in simple language. Sometime elementary algebra will be used as the treatment of introducing a reader to some rigor. If we observe the economy of a country as a whole, it appears that output level of all goods and services in the economy have a tendency to move together. For example, if the output of food grain is experiencing a growth, it is generally accompanied by a rise in the output level of industrial good. क्योंकि अगर प्राइमरी की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, मान लो कि क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, तो मिलर के पास जो है वो वीट ज्यादा पहुंचेगा। वीट ज्यादा पहुंचेगा, सस्ते रेट पे पहुंचेगा। जब सस्ते रेट पे पहुंचेगा, जो बेकरी वाला है या फिर अदर जो बिस्किट्स वाले हैं, वो इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, और सस्ते रेट पे बेचेंगे। लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है।
Within the category of industrial good, also output of different goods tend to rise, fall simultaneously. ठीक है, तो अगर प्राइमरी बढ़ रहा है तो सेकेंडरी भी बढ़ेगा, सेकेंडरी बढ़ रहा है तो टर्चरी तो चाहिए ही बढ़ने के लिए, क्योंकि बेचेंगे तो अल्टीमेट कंज्यूमर कोई. ठीक है. Similarly, prices of different goods and services generally have a tendency to rise or fall simultaneously. We can also observe the employment level in different production unit also goes up and down together. If aggregate output level, price level, or employment level in different production unit of an economy bear close relation to ship to each other. क्या क्या बोला यहाँ पर? Aggregate output कितना production हो रहा है, price level and employment. Aggregate output, price level and employment. Aggregate output, price level and employment. ठीक है. Then the task of analyzing the entire economy becomes relatively easy. Instead of dealing with above mentioned variable at individual disaggregated level, we can think a single good as a representative of all. तो यहां पर तुम्हें ये मानना है कि पूरी इकोनॉमी में एक ही गुड है, ठीक है, एक ही फॉर्म है, सारी चीजें एक एक है, और तब चीजों का एग्जीक्यूशन हो रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ इकोनॉमी. ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि बस वीट ही प्रोड्यूस होता है, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है. दिस रिप्रेजेंटेटिव गुड विल हैव अ लेवल ऑफ प्रोडक्शन which will be correspond to the average production level of all goods and services. ठीक है, तो अगर बीट की प्रोडक्शन ज्यादा तो इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा, इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा तो सर्विसेज भी ज्यादा. ठीक है. Similarly, the price or employment level of this representative good reflect the general price level and employment level of the economy. अगर वीट की प्रोडक्शन ज्यादा तो इंडस्ट्रियल की प्रोडक्शन ज्यादा, इंडस्ट्रियल की प्रोडक्शन ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा तो उसके प्राइसेस लो. ठीक है. In macroeconomics, we usually simplify the analysis of how countries' total production and level of employment are related attributes called variables. ठीक है. In macroeconomics, we usually simplify the analysis of how the country's total production and the level of employment are related to attributes. Variables like price, rate of interest, wage rate, profits, and so on. By focusing on a single imaginary commodity and what happens to it, we are able to afford this simplification and thus usually abstain from studying what happens to many real commodity that actually are bought and sold in the market. Because we generally see that what happens to the prices, interest, wages, and profit. तो किसकी बात हो रही है? Prices, interest, wages, profit. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फॉर्म को जो उधार मिलेगा उस महंगे रेट पे मिलेगा. ठीक है. जब फॉर्म को उधार महंगे रेट पे मिलेगा तो वो क्या कर देगा? प्राइजेस को भी महंगा कर देगा, और जब प्राइजेस को महंगा कर देगा तो जो ये अर्नर है जिसे वेजेस मिल रहा है, अब हर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है तो ये भी क्या डिमांड करेगा कि मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, मुझे ज्यादा वेजेस चाहिए, तो ये भी बढ़ जाएगा. ठीक है. और अल्टीमेटली फिर इसे भी बढ़ना पड़ेगा. तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है. ठीक है, उस सारी चीजों को लेते हुए. ठीक है. For one commodity or more or less also happens for the other, particularly when these attributes start changing fast, like when prices are going up in what is called inflation. तो जब किसी चीज का दाम बढ़ता है तो उसे हम inflation कहते हैं. ठीक है. और employment and production levels are going down, heading for depression. ठीक है, कि prices commodity के बढ़ रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो employment है और वो सारी चीजें जो है प्रोडक्शन है वो उतने लेवल से नहीं बढ़ रही, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं. The general direction of the movement of these variables for all individual commodity are usually of the same kind as seen for the aggregate of the economy as a whole. Okay, अब ध्यान से सुनना. We will see below why sometimes we also depart from the useful simplification when we realize that country's economy as a whole may best be seen as compared to distinct sector. For certain purposes, the interdependence of even rivalry between two sectors of the economy, agriculture and industry, for example, or a relationship between sectors like household sector, business sector, and the government in a democratic setup, help us to understand something happening in the country's economy much better than by looking at the economy as a whole. By moving away from different goods and focusing on a representative good may be convenient. In the process, we may be overlooking some vital distinctive characteristics of individual good.
For example, production of condition of agriculture and industrial commodity are of different nature. Or if we treat a single category labor as a representative of all kind of labor, we may unable to distinguish the labor of a manager of a firm from the labor of accountant of the firm. तो लेबर का मतलब क्या है? जो टाइम देकर कमा रहा है. अब कोई मैनेजर है तो उसे ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, और जो अकाउंटेंट है उसे कम पैसा मिल रहा होगा. So in many cases, instead of a single representative category of good or labor or production technology, we may take a handful different kinds of goods. For example, three general kinds of commodity may be taken as a representative of all commodity being produced within an economy: agriculture goods, industrial goods, and services. These goods may have different production technology and different prices. ये तो सही बात है. एग्रीकल्चर की बात करूं तो अलग टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल की बात करूं तो अलग टेक्नोलॉजी, और सर्विसेज की बात करें तो अलग टेक्नोलॉजी है. Macroeconomics also tries to analyze how the individual output level, prices and employment levels of these goods gets determined. तो यहां पर उसने एक चीज क्लियर कर दी कि यहां पर जो हम बात करते हैं वो आउटपुट लेवल, प्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. आउटपुट लेवल, प्राइजेस and employment of different goods that can be determined. From this discussion here and your earlier reading in microeconomics, you may have already begun to understand in what way macroeconomics differ from microeconomics. To recapitulate briefly, in microeconomics, you came across from individual economic agent. Economic agent का मतलब होता है जो economic decisions लेते हैं, और economic decision कौन लेता है? फर्म, हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट. ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है. फर्म, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट. इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या है? फर्म, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट. इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या है? फर्म, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट. ठीक है. एंड द नेचर ऑफ द मोटिवेशन दैट ड्राइव देम. ठीक है, गवर्नमेंट क्या सोचेगा? सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट क्या सोचेगा? सोशल वेलफेयर. हाउसहोल्ड क्या सोचेगा? अपना कंजम्पशन. फर्म क्या सोचेगा? अपना प्रॉफिट. ठीक है. दे वर माइक्रो मीनिंग स्मॉल एजेंट्स, consumer choosing their respective optimum combination of goods to buy given their taste and income. ठीक है. तो हाउसहोल्ड क्या करता है? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चीजें कर रहा होता है. हाउसहोल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज वो वाली लेता है जो उसे सेटिस्फाई करे. ठीक है. प्रोड्यूसर क्या करता है? वो वे ऑफ टेक्नोलॉजी या वो चीज प्रोड्यूस करता है जो उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे. गवर्नमेंट वो चीजें करता है जो सोशल वेलफेयर दे इकोनॉमी. ठीक है. तो इकोनॉमिक एजेंट तीन है: हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट. And the producer trying to make maximum profit out of the producing their goods, keeping their cost as low as possible and selling a price as high as they could get in the market. In other words, microeconomics was a study of individual market of demand and supply, and the players or the decision maker were also individual buyer or seller, even companies who were seen as trying to maximizing their profit as a producer or seller, and their personal satisfaction or welfare level as a consumer. Even a large company was micro in the sense that it had to act as in the interest of their own shareholder. ठीक है, जो बस अपने लेवल पे सोच रहा है, ठीक है, वो माइक्रो हो गया. और जो एज अ होल सबको लेकर चल रहा है, मतलब कि ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म, उन सबका कॉम्बो जो लेकर चल रहा है वो क्या हो गया? मैक्रो. ठीक है. Which was not necessarily the interest of the country as a whole. For microeconomics, the macro meaning large phenomena affecting the economy as a whole, like inflation or unemployment. ठीक है, inflation मतलब महंगाई, unemployment मतलब लोगों के पास काम नहीं है. लोगों के पास काम नहीं है तो लोगों के पास पैसा नहीं है. लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं करेंगे. जब लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी. जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो होगा क्या? प्राइजेस कम करने पड़ेंगे. और जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग जो है वो गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि हमारी मदद करो. जब गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे तो गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए होगी. गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए होगी तो अमीरों के टैक्सेस बढ़ा देगा. जब अमीरों के टैक्सेस बढ़ा देगा तो अमीर लोग क्या करेंगे? उनकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी. अब उन्हें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो वो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं करेंगे. ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो फिर वर्स्ट होती जाएगी. वर ईदर नॉट मेंशन्ड और वर टेकन एज गिवन. These were not variable that individual buyer or seller could change. ठीक है, मतलब मैक्रो लेवल पे कोई इंडिविजुअल बायर और सेलर जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता चीजों पर. The
Nearest that microeconomics got to the macroeconomics one was when it looked at the general equilibrium, meaning the equilibrium of supply and demand in each of the market economy. Demand equal to supply, तब जाकर प्राइस डिसाइड हो जाता है. ओके, समझ गए. ओके, अब आते हैं इकोनॉमिक एजेंट पे. ठीक है, बाय इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक यूनिट बोल लो या इकोनॉमिक एजेंट बोल लो, वी मीन दोज इंडिविजुअल मतलब हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशन मतलब फॉर्म, which take economic decision. They can be a consumer who decide what and how much to consume. तो कंज्यूमर क्या डिसाइड करता है? What and how much to consume. प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करता है? प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु डिसाइड what and how much to produce. प्रोड्यूसर मतलब फर्म. And they may be entities like government, corporation, banks, which are also take different economic decision like how much to spend, what interest rate or charge on credit, how much to tax. ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए जो अलग अलग टाइप ऑफ डिसीजंस लेते हैं. ये एक बार देख लो, इकोनॉमिक एजेंट मेन है. किसी को यहां तक दिक्कत है? कोई ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है तो अनम्यूट कर कर पूछ लो. अगर आ गया तो थम्स अप कर दो जरा. ओके, औरों को नहीं आया, 6 जने हैं और बाकी आ गया. थम्स अप कर दो. ओके ओके. चलो अब आते हैं नेक्स्ट. मैक्रोइकोनॉमिक्स ट्राई टू एड्रेस सिचुएशन फेसिंग द इकोनॉमी एज अ होल. एडम स्मिथ जो थे वो फाउंडिंग फादर थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के. एडम स्मिथ जो थे वो फाउंडिंग फादर थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के. हैज सजेस्टेड दैट, इन्होंने कहा अगर हम इंडिविजुअली हर इकोनॉमिक एजेंट को छोड़ देंगे और उससे बोलेंगे कि भाई अपने डिसीजंस वो खुद ले ले, तो वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में करेगा और गवर्नमेंट को भी आने की जरूरत नहीं है. ठीक है, has suggested that if the buyer and seller in each market take their decision following only their own interest, मतलब फॉर्म जो है वो अपने बारे में सोच रहा है कि कैसे उसे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, और जो कंज्यूमर है वो अपने बारे में सोच रहा है कि कैसे उसे ठीक मतलब कि कैसे उसे कौन सी चीज लेनी है और कितनी लेनी है, तो हर चीज जो है वो ढंग से चलेगी. Economists will not need to think the wealth and welfare of the country as a whole separately, but economists gradually discovered that they had to look further. Economists found that first, in some cases, the market did not or could not exist. ठीक है, कुछ एरिया में मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता. Secondly, in some other case, the market existed but failed to produce equilibrium of demand and supply. ठीक है, कुछ जगह है जहां पर, हाँ वंशिका कुछ पूछना है? सर मैंने चैट पे लिखा हुआ है. क्या चीज? चैट पे लिखा हुआ है सर मैंने. कि आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. सर मैंने चैट पे लिखा हुआ है. मैंने अच्छा लिखा है कि जो संदीप गर्ग. सर मैक्रो में संदीप गर्ग में एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या?
नहीं नहीं, लेकिन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं लिखा, कम ही लिखा है उसमें। ओके। Thirdly, and the most importantly, in large number of situations, society or state or the people as a whole had decided to pursue certain important social goal unselfishly in areas like employment, administrative, defense, education, and health, for which some of the aggregate effect of the microeconomic decisions made by the individual economic agent needed to be modified. For these purposes, macroeconomic had to study the effect of market of taxation and other budgetary policy. मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट को ही देखनी पड़ती है, तो जो एडम स्मिथ ने कहा वो पूरी तरीके से सही नहीं था. And the policy for bringing about changes in the money supply, the rate of interest, wages, employment, and output. Macroeconomics has therefore deep root in microeconomics because it has to study the aggregate effect of the forces of demand and supply in the market. However, in addition, it has to deal with the policy aim at also modifying these forces, if necessary, to follow choices made by the society outside the market. In a developing country like India, such choices have to be made to remove or reduce unemployment, to improve access to education and primary health care for all, to provide good administrative, to provide sufficiently to the defense of the country, and so on. So macroeconomics shows two simple characteristics of that evident in dealing with the situation we just have listed. These are briefly mentioned below. First, who are the macroeconomic decision maker or player? Macroeconomics policies are pursued by the state itself or the statutory bodies like Reserve Bank of India, Security and Exchange Board of India. Reserve Bank of India बैंक संभालता है, और ये जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फाइनेंशियल मार्केट, मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है. एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन. स्टैच्यूटरी बॉडीज का मतलब होता है जो स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से लॉन्च हुए, ठीक है. तो typically each of such body will have one or more public goals to pursue as defined by the law or constitution of India itself. These are not those individual economic agent maximizing their profit, प्राइवेट प्रॉफिट और वेलफेयर. मतलब यहां पर वो बस यही समझाना चाहते थे कि अगर हमने हर इंडिविजुअल को छोड़ दिया अपने लिए, तो लेकिन फिर भी इकोनॉमी में ऐसे जने एग्जिस्ट करते हैं जो अपना खुद का भला नहीं कर सकते, ठीक है. तो गवर्नमेंट की जरूरत होती है, ठीक है. तो और गवर्नमेंट को कुछ कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज को कुछ सेल्फलेसली चीजें करनी पड़ती है, तभी इकोनॉमिक्स चल सकता है. Thus, macroeconomic agents are basically different from individual decision maker. Secondly, what do the macroeconomic decision maker try to do? Obviously, they often have to go beyond economic objective and try to direct the deployment of economic resources for such public needs as we have listed above. Such activity are not aim of serving individual self-interest. They are pursued for the welfare of the country and its people as a whole. एक बार देख लो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है. एनसीईआरटी में, ठीक है. एनसीईआरटी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा बहुत, हाँ. चलो ये पढ़ते हैं. ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये आ सकता है. द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1939, इसका शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है. ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है. ग्रेट डिप्रेशन 1929 to 1939 was an economic shock that impacted most country across the world. पहला पैराग्राफ तो हर कोई लिख लेना. इट वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन. अब इकोनॉमिक डिप्रेशन होता क्या है? अच्छा, पहले पिछला वाला लिख रहे हो ना? हाँ, पहले फर्स्ट पैराग्राफ लिख लो जरा जल्दी से.
अभी सबके मतलब पे आ रहे हैं। पहले पहले तुम पूरा फर्स्ट पैराग्राफ लिख लो, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे इसे। फर्स्ट पैराग्राफ सब लिख लो, फिर पूरा अच्छे से पढ़ लो। करना। ओके, डन ना। डन डन डन। ओके, आपने लिख लिया मानसी। एक सीयूटी की कॉपी बना लेना, ठीक है, प्रॉपर। चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन इज अ पीरियड ऑफ कैरीड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डाउनटर्न दैट इज रिजल्ट इन द लोअर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वन ऑफ द मेजर और मोर नेशनल इकोनॉमीज, ठीक है। अब होता क्या है, एक या एक से ज्यादा देश में क्या हो रहा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है, उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है वो कम हो रही होती है। मतलब लोगों को जो बेरोजगार मिल रहा होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो गई होती है, प्रोडक्शन कम हो गया होता है, खाना नहीं employment खाना। कम हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो गया होता है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी तो कम हो ही जाएगी, ठीक है। ओके, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन में बी रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक कंट्री वेयर इज there is some economic crisis that has worsened but most often reflects historically the American Great Depression and similar economic status that may be recognized as a existing in at some other country. अब देखो, अगर एक जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी ढंग से नहीं हो रही और वो जो देश है वो इंटर रिलेटेड है, मान लो नेपाल का शुगर, मतलब इंडिया से शुगर केन नेपाल में जाता है, ठीक है, और वहां मैन्युफैक्चर होता है। अब इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हुई शुगर केन की, तो नेपाल पे भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब पता चल गया, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो ये कब आया था, ये आया था आपके यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में। द इकोनॉमिक कंटेजेशन, financial contagions refers to the spread of market disturbances, mostly on the downside from one country to the other, a process observed through co-movement in exchange rates, stock prices, sovereign spreads and capital flow. अब इसमें होता क्या है, हर जो फाइनेंशियल नेचर की चीज है वो डाउनग्रेड हो रही है, ठीक है। अब मान लो तुमने प्रॉपर्टी ली थी 50 लाख की, अब उसकी वैल्यूएशन हो गई 20 लाख, डाउनटर्न हो गया, ठीक है। और 20 लाख क्यों ही होगी, क्योंकि लोग जो है वो डिमांड नहीं कर रहे प्रॉपर्टी की, ठीक है, और तुम तो महंगे रेट पे लेकर बैठे थे जब डिमांड हो रही थी, ठीक है। Around September and led to the Wall Street stock market crash of October 24, Black Thursday. It was the longest, deepest, and most widespread depression of the 20th century. Between 1929 to 1932, worldwide gross domestic product fell an estimated 15%. By comparison, worldwide GDP fell by less than 1% from 2008 to 2009. During the Great Recession, ठीक है, some economies started to recover by mid 1930. तो रिकवरी कब हुई थी, मिड 1930, तो ये लिख लेना, रिकवरी मिड 1930। लिख लिया। अब ये लिख लो, सिटीज अराउंड द वर्ल्ड वर हिट हार्ड
especially those dependent on heavy industry. Construction was virtually halted in many countries. Farming community and rural areas suffered as a crop prices fell by about 60%. मतलब अगर मान लो कोई चीज 10 रुपए की बिक रही थी तो अब 4 रुपए की बिकेगी. Faced with plummeting demand and few jobs, alternative areas dependent on primary sector industry suffered the most. ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ बस रीड कर लेते हैं. इकोनॉमिक हिस्टोरियंस यूजुअली कंसीडर द कैटलिस्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन टू बी द सडन डिवास्टेटिंग collapse of US stock market prices starting on October 24, 1929. ठीक है, और October 24, 1929 को क्या कहा जाता है? ब्लैक थर्सडे. ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्लैक थर्सडे. However, some dispute this conclusion, seeing the stock crash less as a cause of depression and more a symptom of rising nervousness of investors, partially due to gradual price decline caused by falling sales of consumer goods. सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई थी, उसकी वजह से लोगों के पास पैसे नहीं थे. लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग जो थे वो डिमांड नहीं कर रहे थे, सप्लाई ज्यादा हो गई थी. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कम था. सप्लाई बढ़ गई थी ना, और रोजगार उतना था, लोगों को जॉब क्रिएट नहीं हो रही. तो धीरे धीरे ये होता गया होगा ना, होता गया होगा, और उसके बाद फिर सीधा ही आ गया. चलो अब आते हैं. Macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment and Interest and Money in 1936. ये important है, लिख लेना. ठीक है, तो emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment, Interest and Money. मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले मतलब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था इस टाइप का, फिर उसे एक सेपरेट ब्रांच बना दिया गया. इसमें इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था. डन डन डन. कीनीशियन से आने से पहले, कीन से आने से पहले इकोनॉमिक्स ना ये सोचता था, इकोनॉमिक्स ये सोचते थे जितने भी लेबर रेडी है काम करने को, उन सबको काम मिल गया. जितनी भी मशीनरी चल रही है उन सबकी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे हो रही है. लेकिन जैसे ही कीन्स आया तो उसने ये सारी चीजें बताई. तो द डोमिनेंट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर कीन्स वाज दैट ऑल laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity. ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, जितने भी लेबर काम कर सकते हैं वो सारे काम कर रहे हैं. ये कैसे था? कीन्स के बुक लिखने से पहले पहले ऐसा सोचा जाता था. ठीक है, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशन. तो क्लासिकल ट्रेडिशन स्कूल ऑफ थॉट क्या था? दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशन, की लेबर वाला, की द डोमिनेंट थिंकिंग बिफोर इकोनॉमिक्स. उसके बाद आया हाउ एवर द ग्रेट डिप्रेशन
of 1929 and the subsequent year saw the output and employment level in the countries of Europe and North America fall by huge amount. ठीक है, तो ये दो कंट्रीज थी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका. हाँ, सबसे ज्यादा सफर हुए थे. और ये चला था 1929 से लेकर 1933 तक. It affected other countries of the world as well. Demand for goods in the market was low. ठीक है, पहला, demand for goods in the market was low. Many factories were lying idle. ठीक है, फैक्ट्री जो थी वहां पर काम हो नहीं रहा था. ठीक है, डिमांड लो होगी तो फैक्ट्री और क्यों प्रोड्यूस करेगी. वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब. अब फैक्ट्रीज का बिकेगा ही नहीं तो वर्कर को रखकर फायदा क्या है. In USA from 1929 to 1933, unemployment rate rose from 3% to 25%. ठीक है, 3% से कितना हो गया था, 25%. पहले मान लो 100 जने रह रहे थे तो 3 ही अनएम्प्लॉयड थे, अब 100 जने रह रहे थे तो 25 अनएम्प्लॉयड थे. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल who are not working and are looking for job divided by the total number of people who are working or looking for jobs. ठीक है, तो ये 100 में 2 जने आएंगे, एक जो काम कर रहे हैं और एक जो काम ढूंढ रहे हैं. ठीक है, और ये जो है जिन्हें काम नहीं मिला. ठीक है, ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन यूएसए फेल बाय 33%. ठीक है, मतलब कि जो आउटपुट लेवल था, जो प्रोडक्शन होती थी वो 33% से डाउनग्रेड हो गई. ठीक है, पहले मान लो 100 हो रहा था तो अब जो था वो 77 ही हो रहा है. ठीक है, these event made economists think about the functioning of the economy in a new way. ठीक है, इस ग्रेट डिप्रेशन ने इकोनॉमिस्ट को क्या सिखाया कि भाई ऐसे नहीं चलता. ये जो हमने थॉट बिल्डअप कर रखा है, जिस थॉट को हम कहते थे क्लासिकल ट्रेडिशन, वैसे इकोनॉमी रन नहीं करता. ठीक है, the fact that the economy may have long lasting unemployment had to be theorized about and explained. Keynes book was an attempt in that direction. ठीक है, तो कीन्स जो था वो ग्रेट डिप्रेशन को उसी ने यहां से हटाया था, ग्रेट डिप्रेशन बचाया था. ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को बीच में लाया था. अब देखो ये ग्रेट डिप्रेशन है, अब लोग तो सेल्फिश नेचर वाले होंगे, फॉर्म भी सेल्फिश नेचर वाला होगा. अब यहाँ पर हीरो कौन बन सकता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देगा. स्पेंडिंग बढ़ाने से क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से क्या होगा, लोगों के घर में पैसा जाएगा. जब लोगों के घर में पैसा जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे. जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी तो फैक्ट्री रन करने लगेगी. जब फैक्ट्री रन करने लगेगी तो लोगों की डिमांड करेगी. जब लोगों की डिमांड करेगी तो गवर्नमेंट का बर्डन कम हो रहा होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होगी. ठीक है, जब गवर्नमेंट स्टिमुलस देता है फार्मर को तो क्यों देता है, जैसे कि वो फर्टिलाइजर में यूज करे. जब वो फर्टिलाइजर में यूज करेंगे तो फिर होगा क्या, प्रोडक्शन ज्यादा होगी. प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सप्लायर को वो सस्ते रेट पे पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं. फिर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे. लोग को अगर कोई चीज सस्ते रेट पे मिलेगी तो डिमांड करेंगे, और लोग जो है, जो फार्मर्स हैं, वो फिर गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं बनेंगे. तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो अपना ही बर्डन कम कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये भी जो थॉट प्रोसेस था वो कुछ टाइम बाद जो है वो काम नहीं आ पाया, लेकिन वो तुम फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे. ठीक है, ये समझ आया थोड़ा बहुत. Unlike this, his predecessors, his approach was to examine the working of the economy in its entirely and examine the interdependence of different sectors. अभी तक सेल्फिश नेचर से इकोनॉमिक्स पढ़ा जा रहा था कि भाई फॉर्म अपना सोच लेगा, इंडिविजुअल अपना सोच लेगा, जो एडम स्मिथ ने कहा था कि अगर हर इंडिविजुअल अपना सोच लेगा तो इकोनॉमी जो है वो ढंग से चलेगी. ठीक है, लेकिन इसने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलता. अगर ऐसे चलना होता तो ये डिप्रेशन तो आता ही नहीं, जो 1929 से लेकर 1933 तक आया था. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने से कितने बढ़ गया था, 3 से 25 हो गया था, और एग्रीगेट आउटपुट कितने से घट गया था, 33%. द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज बॉर्न. ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के बाद. समझ गए. अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना. We must remember that the subject under study has particular historical context. We shall examine the working of the economy as a capitalist country. Capitalist country का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट मोटिव के बारे में सोचता है. कैपिटलिस्ट. गवर्नमेंट तो सेंट्रली प्लान्ड होता है ना. ठीक है,
सेंट्रली प्लान्ड बोल लो या सोशलिस्ट कह लो, कैपिटलिस्ट जो होता है जहां पर प्राइवेट 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 होता है, ठीक है। तो वी शैल एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्री इन दिस बुक। इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटी आर मेनली कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, ठीक है, जो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अ टिपिकल कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज हैज वन और सेवरल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, पीपल हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन एंड टेक अ मेजर पार्ट ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म एंटरप्राइज। एक एम्प्लॉयर है, वो अपना टाइम ही तो रिस्क दे रहा है, ठीक है। एक कैपिटल वाला अपना बस पैसा रिस्क दे रहा है, लेकिन जो एंटरप्राइज है वो तो सबको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक बिजनेसमैन तो सबको रिस्पॉन्सिबल है ना, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली वो रिस्पॉन्सिबल, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट नहीं मिला वो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, लैंड वाले को रेंट नहीं मिला वो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। दे मे themselves supply a capital needed to run the enterprise or they may borrow from the capital, ठीक है, या तो खुद का पैसा लगा देगा या फिर किसी से कैपिटल ले लेगा। To carry out the production they also need natural resources, a part of consumed in the process of production, raw material and a part of fixed plot of land, ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक फिक्स कैपिटल चाहिए और एक वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो अगर मान लो एक फार्मर की बात करूं तो फिक्स कैपिटल में उसका लैंड आ गया, वर्किंग कैपिटल में उसका सीड आ गया, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। एंड दे नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। टू कैरी आउट द प्रोडक्शन दिस वी शैल रेफर टू एज लेबर, तो जो भी अपना टाइम देकर कमाता है उसे हम लेबर कहते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली कैपिटल, लैंड एंड लेबर, the entrepreneur sell the product in the market, ठीक है। तो if we want to produce any goods and services we need four factors of production: land, labor, capital, entrepreneur कह लो या enterprise कह लो, ठीक है। the money that is earned is called the revenue, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को इन टोटल ट्यूशन से पैसा आता है 30,000, तो 30,000 मेरे लिए रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। अब रेवेन्यू में से जब मैं एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या कहलाएगा? इनकम, प्रॉफिट या इनकम, ठीक है। पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट ऑफ द रेंट, ठीक है, जो रेवेन्यू है उससे रेंट जाएगा, ठीक है, जो रेवेन्यू है उससे वेजेस जाएगा, जो रेवेन्यू है उससे इंटरेस्ट जाएगा, जो रेवेन्यू है उससे प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। सर्विसेज रेंडर्ड बाय लैंड, पार्ट ऑफ इट इज पेड एज अ कैपिटल एज इंटरेस्ट, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ इट इज गो टू द लेबर एज अ वेजेस, एंड द रेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज अर्निंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड इज कॉल्ड अ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट आर ऑफन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द नेक्स्ट पीरियड टू बाय न्यू मशीनरी और टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट वो अपने पास सस्टेन नहीं रखता और री इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, सो दैट द प्रोडक्शन कैन बी एक्सपेंडेड। दीज एक्सपेंसेस विच रेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लिख लेना, ठीक है। जो प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम करते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट उसने री इन्वेस्ट कर दिया और री इन्वेस्ट कर क्या किया उसने, प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन शॉर्ट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमी इन विच most of the economic activity have the following characteristics: there is a private ownership in a means of production, means of production मतलब land, labor, capital, enterprise, ठीक है। production takes place for selling output in the market, there is sale and purchase of labor services at the price which is called wage rate, ठीक है। there is a sale and purchase of labor services at a price which is called wage rate, the labor which is sold and purchased against a wages is called referred to as wage laborer, ठीक है। the labor which is sold and purchased against, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी को ये समझ नहीं आया तो पूछ लो। वेज रेट का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस, तो द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज अगेंस्ट वेजेस इज कॉल्ड वेज रेट, ठीक है। क्योंकि एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है और एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है ओनर खुद ही काम कर रहा है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जो आउटसाइडर से ले रहा है। समझ गए? समझ गए? आ गया समझ? ओके।
If we apply the above mentioned three criteria to the countries of the world, we would find the capitalist country have come into being only during the last 3 to 400 years. Okay. Moreover, strictly speaking, even at present, a handful of the countries in North America, Europe, and Asia will qualify as a capitalist country. In many underdeveloped countries of the production, in agriculture especially, is carried out by the peasant families. Wage labor is seldom used, and most of the labor is performed by the family members themselves. Production is not solely for the market. A great part of it is consumed by the family. ठीक है? तो जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वो एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर कर कर खुद ही प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो अपना लेबर दे रहे होते हैं, वो खुद के ही प्रोडक्शन खाने पीने के लिए दे रहे होते हैं, कि जिसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं, कि प्रोड्यूस करना लेकिन बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए. ठीक है. Neither do many peasant farms experience significant rise in capital stock over time. In many tribal society, the ownership of land does not exist. सब मिलजुल कर रह रहे होते हैं और खुद ही कर रहे होते हैं सारी चीजें. The land may belong to the whole tribe. In such society, the analysis that we shall present in this book will not be applicable. ठीक है, क्योंकि ये बुक पूरी किसकी बात करेगा? कैपिटलिस्ट नेचर वाली चीजों की. It is, however, true that many developing countries have significant presence of production unit which are organized according to the capitalist principle. The production unit will be called the firm in this book. ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम फॉर्म कहेंगे. ठीक है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो पता चल गया ना, जो प्रॉफिट हमने फिर से रीइन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, एक्सपैंड करने के लिए. इन अ फर्म, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स is at the helm of affairs. She hires wage labor from the market. She employs services of capital and land well as well. After hiring these inputs, she undertakes the task of production. Her motive of producing goods and services referred to as output. ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आउटपुट है. To sell them in the market and earn profit. In the process, she undertake risk and uncertainty. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के साथ रिस्क और अनसर्टेनिटी अटैच होता है. For example, she may not get a high enough price for goods she is producing. This may lead to fall in the profit that she earns. It is to be noted that in a capitalist country, the factors of production earn their income through process of production and sell the resultant output in the market. In both the developed and developing country, apart from the private capitalist sector, there is an institution of state. The role of the state includes framing laws, enforcing them and delivering justice. तो ये हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हाउस होल्ड पढ़ लिया, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज देता है. ठीक है, और अब क्या आ गया? गवर्नमेंट. फॉर्म तो पढ़ ही लिया, गवर्नमेंट. ठीक है. द स्टेट इन मेनी इंस्टेंसेस अंडरटेक प्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग मनी ऑन बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, running school, colleges, providing health services, etc. These economic functions of the state have to be taken into account when we want to describe the economy of the country. For convenience, we shall use the term government to denote the state. ठीक है. उसके बाद, apart from the firm and government, there is another major sector in the economy which is called the household sector. ठीक है. By household, we mean a single individual who takes decisions relating to her own consumption, or a group of individuals or whom the decisions relating to consumption are jointly determined. Household also save and pay taxes. How do they get the money for those activities? We must remember that household consists of people. These people work for firm as a worker and earn wages. These are the ones who work in the government department and earn salary, or they are the owner of firm and earn profit. Indeed, the market in which the firm sell their product could have been functioning without the demand coming from the household. So, तो मतलब household demand कर रहा है तभी तो firm produce कर रहा है. So far we have described the major players in the domestic territory, जिसे हम closed economy कह देते हैं. तो closed economy के अंदर 3 sectors होते हैं: household, firm, government. Closed economy के अंदर 3 sector होते हैं. Closed economy का मतलब है कि within the geographical boundary. ठीक है, जो इंडिया के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है. तो closed economy के अंदर 3 sector होते हैं: हाउसहोल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट. क्या चीज? क्लोज्ड इकोनॉमी में तो 2 ही होते हैं. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जब विद इन द ज्योग्राफी, अगर इंडिया के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है तो क्लोज्ड इकोनॉमी. तो 3 सेक्टर होते हैं: हाउसहोल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट.
लेकिन सर नेशनल इनकम में लिखा था कि फर्म्स और हाउस होल्ड ही होते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। नहीं नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आएगा वो तो पूरा वो है। ठीक है, ये देख लो जरा। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. However, in the current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relation with other nation. A closed economy has three sectors: household sector, producing sector, and government sector. It does not have any foreign sector. और फॉरेन ओपन इकोनॉमी में क्या हो जाता है, फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है. समझ गए समझ गए. सर ऊपर लिखा हुआ है इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। अच्छा, वो तो अजम उसे वैसे मत लेना. अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं तो गवर्नमेंट ले लेना. ओके। ठीक है. अगर क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफाई करेगा ना, इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, तब करना. So far we have described the major players in the domestic economy, but the countries of the world are also engaged in external trade, जिसे हम open economy कह देते हैं. The external sector is the fourth important sector in our study. Trade with the external sector be of two kinds. Export मतलब जब हम यहाँ से goods and services दे रहे हैं. So the domestic country may sell goods to the rest of the world. These are called export. The economy may also buy goods from the rest of the world. These are called import. ठीक है, जब हम buy कर रहे हैं goods and services तो import. Beside export and import, the rest of the world affect the domestic economy in other ways as well. ठीक है, मतलब कि कोई काम कर रहा है या ट्रांसफर पेमेंट आ रहा है, फ्री फंड का पैसा वहां से इधर आ रहा है, फिर यहाँ से उधर जा रहा है. या फिर मान लो कि मेरा भाई अभी लंदन में, ठीक है, तो वो यहाँ पर पैसा भेज रहा है. ठीक है, तो वो सारी चीजें भी है. गुड्स और सर्विसेज का मतलब है कोई भी टेंजिबल, मतलब गुड्स का मतलब है कोई भी टेंजिबल. तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जब भी आए ना, तो कोई भी टेंजिबल चीज की बात हो रही है. Capital from the foreign country may flow from the domestic country, or the domestic country may be exporting capital from the foreign country. ठीक है, तो अब आ जाता है समरी. Macroeconomics deal with the aggregate economic variable of the economy. Macroeconomics deal with the aggregate economic variable of the economy. It also takes into account various interlinkages which may exist between the different sectors of the economy. Different sectors of the economy: household, firm, government, and foreign sector. This is what distinguishes it from the microeconomic variable, which mostly examine the functioning of a particular sectors of the economy, assuming that the rest of the economy remains the same. Macroeconomics emerged as a separate subject in the 1930s due to Keynes. और कीन्स ने बुक कब लिखी थी? 1936 में. 36 में लिखी थी ना. ठीक है, और बुक का नाम क्या था? The Great Depression, which dealt a blow to the economies of developed country. उस डेफिनेशन का नाम क्या था कि जितने लेबर हैं वो सबको काम मिल जाएगा, जितने भी फैक्ट्री और फुल कैपेसिटी में काम करे. क्लासिक ट्रेडिशन. ठीक है, had provided Keynes with the inspiration of his writing. In this book we shall mostly deal with the working of capitalist economy. Capitalist economy का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है. Hence it may not be entirely able to capture the functioning of developing country. Macroeconomics sees as an economy as a combination of four sectors, namely household, firm, government, and foreign sector. Rate of interest पता चल गया. Profit, Great Depression, four sectors of the economy: input, labor, entrepreneurs, economic agents, units, employment, unemployment, capital, investment, expenditure. Wage labor, firm, output, government, export, capitalist country, capitalist firm, household, external. नहीं. ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो जरा. आ गया सबको समझ? थम्स अप कर दो अगर आ गया तो. यही था फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का.